नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से पेश हूँ मेरे YouTube चैनल विकास यादव साइंस क्लासेस पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अपन बात कर रहे थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। उसमें अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात कर ली थी कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा पाया जाता है, मतलब किस एनिमल्स के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं केवल ह्यूमंस के बारे में। अब देखते हैं कि ये कौन से ऑर्गन जो होते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज शो करते हैं अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर। सबसे पहले नोज जो आता है, यहाँ से एयर एंटर होती है। एयर एंटर होने के बाद में जाती है नोस्ट्रिल के अंदर, और नोस्ट्रिल से फिर की जाती है नसल कैविटी में। नसल कैविटी से आती है वो लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स के अंदर से आती है ट्रेकिया के अंदर। ट्रेकिया से किस में आती है अपने ब्रोंचाई में, और ब्रोंचाई से किस में आ जाती है फिर लंग्स के अंदर, और लंग्स से एलोलाई स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, कुपिका स्ट्रक्चर पे आ जाती है। अब बात करते हैं ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे नहीं करते, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, बाद में लिख लेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ स्पेस के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नोज के बारे में। फर्स्ट ऑर्गन आता है अपना नोज। दोस्तों नोज की जनरल इन्फॉर्मेशन बात कर लेते हैं। नाक जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है, 4 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं या जो नासा छिद्र होते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, रोम्स पाए जाते हैं। नाक में बाल जिस संरचना पाई जाती है, रोम्स। नोस्ट्रिल्स जो होते हैं सबसे बड़े जो होते हैं वो ऊँट के होते हैं, क्योंकि वो आपको पता है सिप ऑफ डेजर्ट है, तो वहाँ पर जो मतलब जो डेजर्ट इलाके के अंदर क्या होती है, डस्ट जो होती है ज़्यादा नोज के अंदर या लंग्स के अंदर ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इस मीन्स तो इस कारण क्या होता है, उनके अंदर नोस्ट्रिल ज़्यादा बड़े होते हैं और उनके अंदर बड़े रोम पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं नसल कैविटी। नसल कैविटी जो होती है इंटरनल पोर्शन में आती है। नसल कैविटी जो होती है वो क्या होती है, बोन से फॉर्म होती है। तो बात कर लेते हैं नाक में पाए जाने वाले अस्थियां। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाक में पाए जाने वाले अस्थियां। नाक में उपस्थित अस्थियां, नाक के अंदर या नोज के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से आंसर हो गया अपना। पहला है आपका नेजल बोन, एक आती है आपकी नेजल हड्डी आती है, दूसरी आती है मैक्सिला, तीसरी आती है प्री मैक्सिला, और चौथी आती है एथेमोइड। नाक के अंदर दोस्तों 4 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। कौन कौन सी, नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और एथेमोइड बोन्स पाई जाती है। अच्छा, फिर यहाँ से नाक, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है एक, मैं नोट लगा के लिख देता हूँ इनको। मानव शरीर का एसी किसे कहा जाता है। मानव शरीर का एसी किसे कहा जाता है, मतलब बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है या कौन सी थिंग्स है जिससे क्या कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी का एसी एयर कंडीशनर कहा जाता है। तो यहाँ आंसर होगा आपका, यहाँ ऐसी कहा जाता है आपके नेजल बोन को। किसको कहा जाता है दोस्तों, नेजल बोन को, या फिर इसे बोल सकते हैं नेजल टर्बाइनल अस्थि। नेजल टर्बाइनल अस्थि, नेजल टर्बाइनल अस्थि। ये नाक के अंदर क्या होती है, राउंड शेप में होती है, थोड़ा सा इस आकार में होती है। जैसे इसमें बात करें तो यहाँ से ये होती है ऐसे जाके और फिर ऐसे रोटेट होकर ऐसा आती है। इसमें से इसकी शेप जो आती है वो ऐसे आती है। तो ये क्या करती है, एयर को क्या करती है, अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। अगर हॉट एयर एंटर होती है तो उसको रेगुलेट करके कोल्ड एयर में कन्वर्ट कर देती है, और अगर मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड एयर आती है तो उसको हॉट एयर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इसलिए इसको कहा जाता है शरीर का एसी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रहे, मानव शरीर का जो एसी कहा जाता है किसे कहा जाता है, नेजल बोन को कहा जाता है। अच्छा, बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछकर बात करते हैं, मानव शरीर में गंध का अनुभव। जनरली आप जानते हैं गंध का अनुभव नाक कराता है, लेकिन नाक के अंदर ऐसी विशेष कौन सी संरचना होती है जो क्या करती है, अपने को स्मेल का अपने को रियलाइज करवाती है। तो वो होती है, आपका आंसर होगा इसके अंदर स्नीडेरियन कोशिकाएं। स्नीडेरियन सेल्स का आवरण। स्नीडेरियन जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा जो एक झिल्ली बनी होती है, जैसे स्नीडेरियन की झिल्ली बोल सकते हैं या स्नीडेरियन कोशिकाओं में भी बोल सकते हैं। तो स्नीडेरियन जो झिल्ली होती है वो क्या करती है, मानव शरीर के अंदर गंध का अनुभव कराती है। अपने को जो स्मेल का पता चलता है नाक के अंदर, नाक के इंटरनल पोर्शन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्नीडेरियन कोशिकाओं की क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने को गंध का अनुभव कराती है। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो नसल कैविटी जो होती है, नासा गुहा होती है, इसके अंदर श्लेष्म पदार्थ रिलीज होता है नाक के अंदर से। वो श्लेष्म पदार्थ जो रिलीज होता है, जिसे अपन सामान्य भाषा में सीडा बोलते हैं जनरली, तो जो श्लेष्म पदार्थ जो होता है वो कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती है? तो नाक में स्रावित श्लेष्म पदार्थ किसके द्वारा होता है? नाक में जो श्लेष्म पदार्थ जो होता है वो होता है कलश कोशिकाओं के द्वारा। कलश कोशिकाएं किसके द्वारा होता है? नाक में कलश कोशिकाओं के द्वारा, या अपन बोल सकते हैं इसको गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स जो होती है वो क्या करती है? नाक में कलश कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? नाक में श्लेष्म पदार्थ स्रावित करने का काम करती है। अच्छा, मनुष्य के अंदर श्लेष्म पदार्थ की जो मात्रा होती है, श्लेष्म पदार्थ की मात्रा, श्लेष्म पदार्थ की जो मात्रा होती है मनुष्य के अंदर 24 घंटे के अंदर ½ लीटर होती है। 24 घंटे के अंदर मनुष्य के अंदर कितना श्लेष्म पदार्थ रिलीज होता है? ½ लीटर श्लेष्म पदार्थ रिलीज होता है। तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक बात कर ली नोज के बारे में, यहाँ तक अपन ने इन ऑर्गनों में सबसे पहले बात कर ली नाक के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बारे में, बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में। सेकंड ऑर्गन कौन सा अपना? लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑर्गन होता है लैरिंग्स, कंठ स्वर यंत्र, ठीक है, गर्सनी भी बोला जाता है इसे। लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं लैरिंग्स जो होता है ये आवाज उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। मनुष्य में ध्वनि उत्पादक यंत्र, मनुष्य में ध्वनि उत्पादक यंत्र जो होता है वो आपका लैरिंग्स ही होता है। कौन सा होता है दोस्तों? लैरिंग्स होता है। इसके अलावा बात करें पक्षियों के अंदर, पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र, जीवों के अंदर जो होता है, मनुष्य के अंदर तो क्या होता है? ध्वनि उत्पादक यंत्र कौन सा होता है? लैरिंग्स होता है। जबकि पक्षियों के अंदर जो होता है वो शेरिंग्स होता है। शेरिंग्स होता है। पक्षियों के अंदर क्या होता है? शेरिंग्स होता है। पक्षियों में शेरिंग्स ध्वनि उत्पादन करने का काम करता है, मनुष्य में लैरिंग्स काम करता है। अच्छा, बात करते हैं मनुष्य में, या अपन बोल सकते हैं पुरुषों में, ऐसे बोल सकते हैं जनरली, पुरुषों में या पुरुषों के कंठ या टेटवा को कहा जाता है। जनरली आपने कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जिनके ये जो टेटवा जो होता है या कंठ जो होता है ये ज्यादा बाहर की तरफ आ जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्या कहा जाता है उसे? एडम्स एप्पल या प्लेमम एडाई। क्या कहा जाता है इसे? प्लेमम एडाई भी कहा जाता है, या फिर क्या बोल सकते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं। जनरली से अधिकतर जो लोग जानते हैं वो एडम्स एप्पल के बारे में जानते हैं। एडम्स एप्पल से नाम से जानते हैं इसे कहा। तो याद करें, पुरुषों के अंदर जो कंठ या टेटवा होता है उसे क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। ये क्या करता है? अपने लैरिंग्स की सुरक्षा करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों? लैरिंग्स की सुरक्षा करता है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या पाई जाती है? एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो होता है उसे शरीर का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसे एपिग्लोटिस को शरीर का ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए एक पाइप हो गया, ये जैसे मान लीजिए अपना विंड पाइप हो गया, इसके अलावा ये क्या हो गया? इसोफेगस या फूड पाइप हो गया। तो फूड या जो एयर एंटर होता है वो क्या होता है? आपस में एक दूसरे वे के अंदर क्या होता है? जाने की संभावना बड़ी रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है? ये एपिग्लोटिस क्या करता है? ये क्या कर लेता है? विंड पाइप को क्लोज कर लेता है और सारा का सारा फूड किसमें चला जाता है? आपका एसोफेगस में चला जाता है। तो इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है।
शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। शरीर का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है दोस्तों एपिग्लोटिस को। इसे हिंदी में बोला जाता है घाटी रक्कड़। क्या बोला जाता है दोस्तों इसे? एपिग्लोटिस या घाटी रक्कड़ कहा जाता है। यह शरीर के अंदर क्या करता है, अपने फूड पाइप और विंड पाइप को अलग अलग डिवाइडेशन में रखता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं आगे आता है ट्रेकिया। दोस्तों किसके बारे में बात करने वाले हैं? नेक्स्ट है अपना ऑर्गन है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के बारे में स्टडी करते हैं अब दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं ट्रेकिया के बारे में। अच्छा, ट्रेकिया की सबसे पहले पूछी जाती है लंबाई। ट्रेकिया की जो लंबाई होती है वो लगभग होती है आपकी 12 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है दोस्तों? 12 सेंटीमीटर लंबाई होती है। निर्माण जो होता है वो होता है सी आकार के उपास्थि के छल्लों द्वारा। सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। इस मीन्स ये बोल सकते हैं, ये आ गया अपना फूड पाइप आ गया। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आ गया? फूड पाइप आ गया। इसके सामने की तरफ क्या होता है? शोषण पाइप होता है, विंड पाइप। तो उसमें ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। इसमें ये बोल सकते हैं ये फूड पाइप हो गया। ऐसे सी आकार के जो सी शेप के जो रिंग्स जो स्ट्रक्चर होती है, अनकम्प्लीट रिंग होती है, वो रिंग्स जो होती है उस पर ऐसे जाके अटैच हो जाती है। तो ऐसे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इसको पिचकने से बचाते हैं। अगर ये पिचक जाता है सामने वाला पोर्शन तो अपने को जो बॉडी के अंदर जो एयर एंटर हो रही है और ऑक्सीजन जा रही है वो रुक जाएगी और अपनी डेथ भी हो जाएगी। इसके कंडीशन में क्या होता है? सी आकार के उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं छल्लों की संख्या। कई कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है। छल्लों की संख्या जो आती है वो दोस्तों होती है 20 छल्ले। कितने छल्ले होते हैं? 20 छल्ले होते हैं। निर्माण जो होता है, छल्लों का निर्माण जो होता है वो होता है हाइलिन उपास्थीन के द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा होता है। ये जो छल्ले होते हैं जिनकी संख्या होती है 20, लगभग 20 होती है। वैसे माना जाता है, ये एक्यूरेट मान है, वैसे माना जाता है 17 से 22 छल्ले पाए जाते हैं, ऐसे बोला जाता है। माना जाता है 17 से 22 छल्ले होते हैं, पर लगभग जो होते हैं एकदम फिक्स जो अमाउंट होती है उसकी 20 छल्ले होते हैं एडल्ट पर्सन के अंदर। अच्छा, बात करते हैं छल्लों का निर्माण जो होता है हाइलिन उपास्थीन के द्वारा होता है, उपास्थि के द्वारा होता है। इस मीन्स ये बोल सकते हैं कि ट्रेकिया या श्वास नली के अंदर कौन सी उपास्थि पाई जाती है? तो उपास्थि पाई जाती है यहाँ पर हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? ग्लोबुलेट सेल्स उपस्थित होती है। ग्लोबुलेट सेल्स जो होती है वो भी क्या पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। इसके अंदर इंटरनल पोर्शन जो होती है, इसकी इंटरनल जो दीवार होती है यहाँ पर क्या पाई जाती है? ग्लोबुलेट सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है? श्लेष्म पदार्थ स्रावित करती है। श्लेष्म पदार्थ का स्त्रावन करती है। क्या करती है दोस्तों? श्लेष्म पदार्थ का स्त्रावन करती है। अच्छा, ये श्लेष्म पदार्थ जो होता है ये क्या करता है? जितने भी बॉडी के अंदर एंटर होने वाले जो जैसे कार्बन पार्टिकल्स है या फिर पोलन ग्रेन है या फिर डस्ट पार्टिकल्स है या जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी बॉडी के अंदर एंटर होता है उनको आपस में चिपकाने का काम करते हैं। अच्छा, एक आपके LDC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के अंदर, लगभग फरवरी मंथ के अंदर एग्जाम लगी थी। उसके अंदर पूछा गया था कि इसके अंदर जो हेयर स्ट्रक्चर, इसके अंदर इंटरनल पोर्शन के अंदर हेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कौन सी किस शेप में होती है? तो श्वास नली में उपस्थित कसाबी संरचना, फ्लैजिलेट या कसाबी संरचना, कसाबी संरचना क्या करती है? सूक्ष्म जीवों का फेफड़ों में प्रवेश रोकती है। क्या करती है दोस्तों? फेफड़ों का क्या करती है? प्रवेश रोकती है। यहाँ तक बात हो गई अपनी ट्रेकिया के बारे में। अब ट्रेकिया के बाद में बात आती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनको जनरली ऐसे पढ़ लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, दोनों लंग्स के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है दोस्तों? दोनों लंग्स के अंदर जाती है। और आगे क्या होती है? बार बार डिवाइड होती रहती है और ये 20 टाइम्स डिवाइड होती है। कितनी बार डिवाइड होती है? लगभग 20 बार डिवाइड होती है। दोस्तों कितनी बार डिवाइड होती है? याद रखें 20 बार डिवाइड होती है। और 20 ही क्या पाया जाता है? छल्लों की संख्या होती है, 20 छल्ले होते हैं और 20 ही बार क्या होती है? ब्रोंकाई या श्वसनिकाएं आगे दोनों लंग्स में डिवाइड होती है। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा लंग्स के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? लंग्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट अपना ऑर्गन है लंग्स, लंग्स या फेफड़े।
अच्छा दोस्तों, बात करें फेफड़ों के बारे में, एक विशेष बात, फेफड़ों को उत्सर्जी अंगों में भी माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हानिकारक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करवाते हैं। इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन इसको लंग्स को उत्सर्जी अंगों के रूप में भी माना जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी माने जाते हैं बॉडी के। अच्छा, बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में बात करें, लंग्स की जो संख्या होती है वो दो होती है, एक दायां फेफड़ा होता है, एक बायां फेफड़ा होता है। क्या होता है, एक तो दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा होता है। अच्छा, इसकी बात करें निर्माण, सबसे पहले बात आती है निर्माण। फेफड़ों का निर्माण किससे होता है? फेफड़ों का निर्माण होता है एंडोड्रम से, भ्रूण के एंडोड्रम के द्वारा। किस स्तर के द्वारा होता है? एंडोड्रम के द्वारा किसका निर्माण होता है? फेफड़ों का निर्माण होता है। अच्छा, बात करते हैं उपस्थिति। मीडियास्टिनल गुहा में या मीडियास्टिनल स्तर में। दोस्तों, बात करें लंग्स की उपस्थिति, लंग्स की उपस्थिति होती है जो मीडियास्टिनल जो पार्ट पाया जाता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, ये वक्ष गुहा के अंदर पाए जाते हैं। वक्ष मतलब चेस्ट जो होती है, इसमें से रिब्स, केस जो होता है या फिर पसलियां होती है, पसलियों के इंटरनल पोर्शन में पाए जाते हैं। तो बस बात कर सकते हैं कहाँ उपस्थिति होती है इनकी, मीडियास्टिनल क्षेत्र के अंदर होती है, मीडियास्टिनल स्थल में होती है। अच्छा, बात करते हैं उपस्थित आवरण या फिर फेफड़ों का आवरण। फेफड़ों के आवरण की बात की जाए तो फेफड़ों का आवरण जो होता है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है फेफड़ों का जो आवरण पाया जाता है वो उसे कहा जाता है। अच्छा, बात करते हैं वजन। अगर वेट की बात की जाए, वजन के बारे में, तो अपने को पता है दो फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। तो दायां फेफड़ा जो होता है वो लगभग होता है 625 ग्राम का। कितना होता है दोस्तों? 625 ग्राम का, क्योंकि ये क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। दायां फेफड़ा क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। जबकि क्या करते हैं, बाएं फेफड़े की बात की जाए तो बायां फेफड़ा होता है 565 ग्राम का। कितना होता है दोस्तों? 565 ग्राम का, क्योंकि ये क्या होता है, छोटा होता है। तो दायां फेफड़ा बड़ा होता है जबकि बायां फेफड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा इसलिए बड़ा होता है कि इस तरफ क्या होता है, स्टमक पार्ट नहीं आता, जबकि बाएं फेफड़े की तरफ क्या आता है, स्टमक पार्ट रहता है। तो स्टमक के अंदर स्पेस नहीं मिल पाता, इसलिए इधर के लंग्स जो होते हैं छोटा होता है। लंग्स जो होता है इधर छोटा होता है, तो 525 ग्राम का होता है। अच्छा, बात कर ली जाए, ये बड़ा फेफड़ा है इसलिए इसको 3 भागों में हटाया गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जबकि ये छोटा होता है बायां फेफड़ा, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बोल सकते हैं दायां फेफड़ा 2 भागों में, जबकि दायां फेफड़ा 3 भागों में, जबकि बायां फेफड़ा 2 भागों में बटा होता है। क्या होता है, दायां फेफड़ा 3 भागों में, इधर वाला जो लंग्स होता है वो 3 भागों में, जबकि इधर वाला जो होता है 2 भागों में बटा होता है। इसके बाद में बात की जाए फेफड़ों के बारे में। फेफड़ों का रंग अपन बोल सकते हैं हल्का लाल या गुलाबी रंग पाया जाता है। फेफड़े किस रंग के होते हैं? हल्के लाल या फिर गुलाबी रंग के फेफड़े पाए जाते हैं। अच्छा, फेफड़े जो होते हैं क्या करते हैं, गैसों का विनिमय करते हैं। कार्य क्या होता है इसका? कार्य गैसों का विनिमय करना। फेफड़े क्या करते हैं, जीवों के अंदर या मानव के अंदर गैसों का विनिमय करवाते हैं। अब बात आती है इसके अंदर कि फेफड़ों के अंदर जैसे इंटरनल पोर्शन में देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं एलुलाई या कुपिका। इस कुपिका के बारे में बात करते हैं। बात कर रहे थे कुपिकाओं के बारे में, तो कुपिकाओं के बारे में पढ़ते हैं कि फेफड़ों की या लंग्स की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल इकाई, लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट जो होती है उसे कहा जाता है कुपिका। क्या कहा जाता है दोस्तों? एल्वोलाई, कुपिका कहा जाता है। अब इस कुपिकाओं की संरचना के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। तो इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं। तो कुपिकाएं की संरचना होती है इस प्रकार से होती है। आगे की तरफ क्या होता है, एक मुख पे, एक सिरे पे क्या होता है, इस पे छोटा सा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और बाकी ये वेलुनाई स्ट्रक्चर में होता है, गुब्बारे जैसी संरचना में होता है। बात करते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसे एट्रियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे एट्रियम बोला जाता है। कुपिका के आगे का जो भाग होता है, नलिकाकार भाग, उसे क्या कहा जाता है? एट्रियम कहा जाता है। और पीछे वाला जो ब्लू स्ट्रक्चर होती है उसे कुपिका कहा ही जाता है। इसके बाद में बात करते हैं झिल्ली की मोटाई के बारे में। झिल्ली की मोटाई जो होती है, झिल्ली की मोटाई
वो होती है 0.02 म्यू। कितनी होती है दोस्तों? 0.02 म्यू होती है। जबकि अगर डायमीटर या व्यास की बात की जाए, डायमीटर या व्यास जो होता है 0.2 mm। कितना होता है दोस्तों? 0.2 mm की बात करता है। अच्छा, इसके ऊपर ये क्या करती है, जैसे ही सारी गैसें जो आती है, अपने बात की थी कि इनहेलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अंतः शोषण के अंदर क्या होता है, एयर एंटर होती है। एयर एंटर होती है सबसे पहले नोज के अंदर जाती है, नोज से नोस्ट्रिल में आती है, नोस्ट्रिल से लैरिंग्स में, लैरिंग से ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से क्या होती है, ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से किसमें आती है, एल्वेओलर स्ट्रक्चर के अंदर आती है। जैसे ही एल्वेओलर स्ट्रक्चर के अंदर एयर आती है तो आपको पता है कि अपन जानते हैं धरती के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अच्छा, एक शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा में कि गैसों का संगठन की बात कर लेते हैं। गैसों के संगठन में बात कर ले, नाइट्रोजन जो होती है 78% होती है। कितना प्रतिशत होती है नाइट्रोजन? 78% होती है। जबकि जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। अदर गैसें जो होती है, अदर्स जो गैसें होती है वो क्या होती है, आपकी 1% होती है। और CO2 की जो मात्रा होती है 0.03% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 0.03% होती है। तो अब जैसे आप जब बात करते हैं कि सारी गैसें जो होती है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है, तो यहाँ सभी गैसें आ जाती है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन आ गई, या ऑक्सीजन आ गई, या हीलियम गैसेज आ गई, हाइड्रोजन गैसेज आ गई, या इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज आ गई, सारी गैसें यहाँ एंटर हो जाती है रेस्पिरेशन में, सांस लेते टाइम, ब्रीथिंग में। अब जैसे क्या होती है, इसकी जो एल्वेओलर मेम्ब्रेन जो होती है, कुपिका की जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। ये विसरण का कार्य करती है, डिफ्यूजन का कार्य करती है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, ब्लड ट्यूब्स क्या होती है, इसके चारों तरफ से सर्कुलेट होती है। इसके ऊपर ब्लड ट्यूब्स पाई जाती है। यहाँ से ब्लड का फ्लो होता है। क्या होता है? यहाँ से ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ से क्या होता है, ब्लड आता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या लेके आता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। किसको लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे ये एल्वेओलर स्ट्रक्चर के पास में आएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को तो रिलीज कर देगा, और जबकि वापस क्या ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। क्या ले लेगा दोस्तों? ऑक्सीजन ले लेगा। और ऑक्सीजन लेने के बाद क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो होती है ऑक्सीजन को क्या करती है, शरीर के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाती है, फिर सर्कुलेट करवा देती है। इस प्रकार से यहाँ गैसों का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, या अपना बोल सकते हैं डिफ्यूजन होता है। कि ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, ब्लड के अंदर जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स के अंदर जाती है। तो इस वाली स्ट्रक्चर जो पाई जाती है वो किसकी होती है, कुपिका की फंक्शन के बारे में होती है। तो अपन ने अभी तक बात कर ली इस वीडियो के अंदर कि अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है वो किस किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या उनकी डिटेल होती है। लास्ट ऑर्गन जो आता है डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, अपने डायफ्राम जो है जिसे तन्नुपट कहा जाता है। जैसे अपने इनहेलेशन प्रोसेस में सांस लेते हैं, जैसे अपने सांस लिया, लंग्स के जो है उन पर दबाव बढ़ा, उनका आयतन बढ़ गया और ऊपर की तरफ आ गया। ऐसे ही जो होता है डायफ्राम जो होता है वो लंग्स के नीचे की तरफ पाया जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं प्लूरल कैविटी। ये प्लूरल कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो जैसे क्या होगा, जैसे एयर एंटर करवाएंगे दबाव लगेगा, तो ये जो पहले आकार होता है गुंबदनुमा आकार में होता है, या कोम शेप में होता है, धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लेट शेप में आ जाता है, सीधा हो जाता है। और जैसे क्या होगा, वापस से दबाव पड़ेगा तो जो अपने रिब्स के है पसलियाँ वो वापस से दबाव लगाएगी फेफड़ों पर, और ये भी क्या करेगा, वापस से पिचकाने का काम करेगा फेफड़ों को, तो ये वापस अपने शेप में आ जाएगा। इसका मतलब ये श्वसन में मदद करता है। तन्नुपट जो होता है या डायफ्राम जो होता है ये क्या करता है, अपने श्वसन में मदद करता है। तो अभी तक अपन इस वीडियो में यहाँ तक बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करने वाला है श्वसन दर के बारे में, या गैसों के विनिमय के बारे में, कौन कौन सी गैसें कितनी % किसके द्वारा होती है, या फिर वॉल्यूम संबंधी आयतन के बारे में, और श्वसन संबंधी रोगों के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।